So today we are going to start the continuous charge distribution and various types of methods of charge distribution की charge कहाँ पर distribute हो सकता है and what do we mean by the charge distribution. Charge distribution का मतलब समझते हैं पहले तो. Let's suppose हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये ले लिया और दूसरा सिस्टम ये ले लिया. तो अब आपको बोला गया कि चार्ज आपके पास बाहर कहीं पे आपके पास ये मान लीजिए यहाँ बॉस आपके पास अनलिमिटेड चार्ज है, आप जितना चार्ज आपको बोला गया इसमें से चार्ज निकाल करके ये दो अलग अलग सिस्टम है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों सिस्टम के अंदर चार्ज फिल करो. तो एक में फिल कर दिया Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है. इस तरह से Qn सिस्टम ऐसे अलग अलग. एक ने करना स्टार्ट किया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, so on, और ऐसे ये फिल करता करता जो भी है ऑब्वियस ये बात है कि इस सिस्टम के अंदर n से कहीं ज्यादा चार्ज आ जाएगी. अब लास्ट वाले को Qm मान लीजिए. तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर चार्ज एक के बाद एक कंटिन्यूएशन के अंदर फिल्ड हो, एक यूनिफॉर्म मैनर भी बोल सकते हैं इसको. तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज कभी यहाँ रखा है, कोई यहाँ रखा है, कोई यहाँ रखा है, भले ही वो किसी पैटर्न पे रखा जाए, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो दो चीज हो गई, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा तरीका आप ये मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने खीरा को ले ली, मूली ले ली, गाजर ले ली, है ना, उनको ऐसे ऐसे कट करते गए. तो ये और इनको फिर आपने ऐसे स्टाइल से फैला दिया, है ना, इसको पकड़ा और यूं कर दिया. तो और फिर इनको वापस भी ज्वाइन करोगे तो फिर से आपको वही लौकी, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर वही वापस से एज इट इज नजर आएगी. तो ये जो आपने कटिंग करी है ये एक तरह से है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले मीनिंग समझना आता है व्हाट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. एक के बाद एक जो लगातार आए उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल हमेशा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है. तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम चार्ज की बात कर रहे होते हैं तो या बहुत सी बार जब हम एटम वगैरह की डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन जब यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर. लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी मैटर ले लो, तो वो मैटर एक इलेक्ट्रॉन नहीं, वो इनफैक्ट कई बिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है. मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फील्ड हैं. तो हम बोल रहे हैं कि अगर वो जो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, जो फील्ड है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब माइक्रोस्कोपिक में बात करी जाती है तो इन जनरल सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं. तो ये तो पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए था कि व्हाट डू वी मीन बाय कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल भी था, नाम से भी समझ में आ रहा था. एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में रहे किसी रीजन के अंदर, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके पास में अगर कोई चार्ज रखा जाए तो उस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट क्या होगा उस फोर्स, उस चार्ज पर. So let's suppose I'm creating the situation. Let's suppose there is some charge distribution. We don't know this figure. This is the random figure, but we have been given that the charge is being distributed uniformly in this region. यानी कि ये जो भी चार्ज है यहाँ पर ये सब इक्वली और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो ये चीज मैंने शो कर दी यहाँ पर इन डॉटेड के थ्रू. आप इसको ये मान लेना यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, हर एक जगह इक्वल अमाउंट के अंदर चार्ज फैला हुआ है सब जगह पर, ये हमने बोल दी. ठीक है, तो बड़ा सुंदर सा फिगर आ चुका है. और लेट्स सपोज ये कोई चार्ज है Q0, दिस इज लाइंग नियर टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीजन. तो इसको हमने बोल दिया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीजन. इसके अंदर n चार्जेस हैं, यानी कि हर एक डॉट Q1, Q2, Q3 n चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली.
तो उसके अंदर से हमने क्या किया, कोई सा एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट इस रीजन का जो कंटेन कर रहा है dq चार्ज, कंटेनिंग कितना चार्ज, dq चार्ज। तो इसके अंदर ये वाला जो चार्ज है, ये कितना चार्ज है इसके अंदर, dq। तो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो dq लिया, तो हमने बोला कि इस पूरे रीजन को इसी तरह के dq 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 स्मॉल स्मॉल रीजन से मिलकर के बना हुआ मान लिया। यानी कि अगर इसके अंदर 10 चार्जेस हैं तो हमने एक ऐसा सिस्टम लिया, क्योंकि ये इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इक्वल वॉल्यूम या इक्वल शेप इक्वल साइज के इस तरह के हमने एलिमेंट्स ले लिए कि हर एक स्मॉल एलिमेंट के अंदर कितने चार्ज शामिल हो जाएं, 10 कूलम के चार्ज या 10 चार्जेस इसके अंदर हर एक। तो हमने क्या मान लिया, द होल रीजन, लेट्स सपोज वी हैव डिवाइडेड दिस होल रीजन in such a way that each small element is containing dq charge, and let's suppose we have taken this one of the dq charge, this one, और इसके थ्रू हम इस पर फोर्स निकालना चाहते हैं। तो इस dq चार्ज, ये है कितना चार्ज है, dq, इस dq के कारण q नॉट की डिस्टेंस लेट्स सपोज r है, और इसकी डायरेक्शन बोले तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, इसके यूनिट वेक्टर से, आर कैप। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे इस पूरे रीजन के कारण इस क्यू नॉट पर फोर्स निकालना था, तो मैंने इस पूरे रीजन को dq 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 एलिमेंट्स में ब्रेक कर लिया। हर एक एलिमेंट के कारण इस पर मैं क्या निकाल लूंगा, फोर्स निकाल लूंगा। और क्योंकि सबकी डायरेक्शन, अगर देखो यहाँ पे ये भी dq है, इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो वो डिफरेंट आएगी, ठीक है, r भी डिफरेंट होगी, तो ये r वेक्टर डिफरेंट होगा, इसका r कैप डैश भी डिफरेंट होगा, सबके कारण, तो हर एक के कारण अलग अलग फोर्सेज आएंगे। तो एक को मैं बोल दूंगा dF1, यानी कि इसके अलोंग लग रहा होगा जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको मैं बोल दूंगा dF1, फिर इसको बोल दूंगा dF2। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेज जो आएंगे, एन फोर्सेज, उन सबको मैं क्या कर दूंगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐड कर दूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे मिल जाएगा नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू नॉट। क्यों, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है कि whenever there is multiple charge system and acting on a single charge, then to find the net force experienced by that single charge because of n system of charges, n charges of the system, then we should calculate the force experienced by the single charge due to all individual charges, and we will add them in vector form. That means we will be applying the superposition principle. So after applying the superposition principle, we will be adding all the individual forces in vector form. So vector sum of all the individual forces on the single charge will give you the net force experienced by the same concept. तो ये तो हो गया सुपरपोजिशन। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर जो समेशन, जो एडिशन f1 प्लस f2 प्लस f3, ये अगर डिस्क्रीट हो तब तो हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है, अलग अलग निकालना पड़ता है। लेकिन जब जो सम अगर कंटिन्यूअस बन जाए, कंटिन्यूअस कैसे बन जाए मैंने बताया, लौकी ले लो, खीरा ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो और इनको काट दो, ये ऐसे इक्वल इक्वल अमाउंट। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने कटिंग करी है, ये किस तरह की कटिंग हुई है, बिल्कुल कंटिन्यूअस, यानी कि इसका एक भी स्लाइस को बाहर नहीं निकाला गया। तो इसको फैला दें और वापस ऐड कर दें तो वो की वही चीज अगर मिल रही है, तो ऐसी कटिंग, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूएशन बोलते हैं। और जब भी कोई चीज कंटिन्यूएशन के अंदर ऐड की जाती है तो उस ऐड करने के लिए सिंबल होता है सिग्मा। जबकि अगर कोई चीज, जैसे एक स्लाइस यहाँ से काट के बाहर निकाल दी, फिर ये दूसरी यहाँ काट दी, फिर तीसरी काट के, अलग अलग इनको ऐड कर रहे, भले ये सिस्टमेटिक वे में है तो, लेकिन इसके बाद इतना पोर्शन तो कट ही नहीं किया हमने। तो ऐसे चीजों को एक जो पैटर्न बनता है उनको ऐड करते हैं, तो उसके लिए सिंबल होता है सिग्मा। सो सिग्मा इज फॉर डिस्क्रीट एडिशंस। कोई सा भी चार्ज की बात नहीं कर रहा, दुनिया में XYZ कोई सी भी चीज जो एक यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है, भले एक पैटर्न बना रही, उस पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न बट कंटिन्यूअस ना हो, तो ऐसे एडिशंस को बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट एडिशन। उसके लिए सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। कंटिन्यूअस एडिशन के लिए
वर्ड यूज करते हैं क्या, इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कंटिन्यूएशन के अंदर, तो अगर डिस्क्रीट होता तो इसको लिखते हैं ऐसे, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एफ आई इज इक्वल टू 1 to IN, और कंटिन्यूअस होगा तो इसी को लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ, और ये वैल्यू जिसकी भी होगी फोर्स की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही होगी वो हम लगा देंगे, जैसे F1 to FN, तो ऐसा कुछ करते हैं। तो ये आप लोगों ने 11th ग्रेड के अंदर आई होप पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। तो अब नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली चीज ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि एम क्या है, इसके थ्रू DF1 निकाल लिया, इसके थ्रू DF2 निकाल लिया, इसके थ्रू DF3 D4 D5 D6 DF6 DF7 DF8 DF9 DF10 10 11 12 13 14 15 16 N, इन सभी के कारण क्या निकाल दिया, टोटल DF 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 फोर्सेस, और सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, रेंज अलग अलग होगी, तो फोर्सेस भी अलग अलग आएंगे, उन सबको हमें ऐड करना है वेक्टर फॉर्म में। लेकिन क्योंकि हमें इतना पता है कि सब जो भी एडिशन हो रहा है वो बेसिकली ऐड हो रहा है किस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो जो टोटल फोर्स आएगा F टोटल, वो किसी भी एक का इन जर्नल ले लिया हमने, जैसे इस वाले को जर्नल फोर्स मान लिया, तो उसका क्या कर दे हम, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस एडिशन है, इंटीग्रेशन कर दिया DF का, वही हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। तो हमारा एम तो बस ये रह गया इस DF को निकाल लो। तो जैसे अब मैं यहाँ पे ये वाला गायब कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये DF1 को हम यहाँ पे DF बोल रहे हैं, ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट ए R डिस्टेंस इन दिस रीजन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हियर वैल्यू ऑफ DF का मतलब द फोर्स बिटवीन DQ एंड, दिस इज DQ एंड Q0, इनके बीच में फोर्स, हियर अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force, the small force exerted on charge Q0 by a small charge element DQ is given by DF vector is equals to K Q1, तो Q1 को Q0 मान लूं, Q2 यानी कि DQ, ये Q1 ये Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R कैप ही हम ले रहे हैं तो सिंपली R स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन R कैप, सो दिस इज DF वेक्टर। तो ये हमारा टोटल फोर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सो देयरफॉर और hence net force experienced by Q0 due to such similar small elemental charge distribution जो सभी के सभी किससे मिलकर के बने, DQ से, will be given by F net या F total लिख सकते हो आप इसको, और सिंपली F भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ DF वेक्टर, और DF की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, K, where K is equals to 1/4 pi epsilon naught, ठीक है। सो K Q1 Q2 यानी कि Q0 DQ अपॉन R स्क्वायर R के, सो दिस इज द नेट फोर्स। ज्यादा से ज्यादा K हमें पता होता है कांस्टेंट होता है, आप K को बाहर रख सकते हो इंटीग्रेशन के अंदर, इनफैक्ट Q0 को भी आप बाहर रख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर है अभी यहीं पे रख लो, बाद में जब कुछ बोल दिया जाए तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके और फिर इसको निकाल ले। सो दैट वुड बी आवर आंसर। चाहो तो कोई किसी को अगर लग रहा हो कि सर Q0 फिक्स है, तो बिल्कुल फिक्स है Q0, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, DQ अलग अलग जगह चेंज हो रहे हैं और हमने माना हुआ है, तो आप DQ को तो अंदर ही रखोगे। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, जो D वाली क्वांटिटी होती है, तो D वाली क्वांटिटीज को तो वैसे भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। तो K Q0 DQ 1/R स्क्वायर R कैप, R स्क्वायर को इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते, मैंने रीजन बता दिया,
आर हर एक जगह चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा नेट फोर्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि इस तरीके से अब अगर मैं कुछ भी कोई सिचुएशन दूंगा तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करके नेट फोर्स फाइंड करना है किसी सिंगल चार्ज पर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, क्विकली टेल मी। तो इस सिचुएशन की हम बात इसलिए कर रहे हैं, इतना सब ये जो नाटक किए हमने इसलिए नाटक किए हैं क्योंकि चार्ज किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हमें पता है कि जो हम जनरली हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो वो किसी फिगर के लिए 3 टाइप्स के फिगर्स को लेकर के हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, या 3 टाइप्स के फिगर्स कंसीडर कर सकते हैं जिसमें या जिस पर चार्ज कंटेंट हो। तो या तो चार्ज हो सकता है एक लाइन पर यानी कि एक लेंथ पर, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 1D फिगर जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जैसे मार्कर है, मार्कर के ऑन द मार्कर चार्ज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, वही सिस्टम गाजर मूली वाला 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूशन। दूसरा हो सकता है किसी एरिया में 2D फिगर, जैसे बोर्ड इज 2D फिगर, तो यहाँ पूरे के अंदर मैं बिल्कुल कंटिन्यूएशन के अंदर इसको फिल कर दूं, बिल्कुल यहाँ पर जैसे एक छोटा सा फिगर यहाँ बना देता हूँ ये वाला, और इसके ये 2D फिगर हो गया, प्लेन हो गया, उस प्लेन के अंदर मैंने क्या फिल कर दिए, चार्ज फिल कर दिए ये कंटिन्यूएशन के अंदर। तो ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेन के अंदर। ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेन। ठीक, तो 2D के अंदर हो सकता है, 1D के अंदर हो सकता है, और किसमें हो सकता है 3D के अंदर यानी कि वॉल्यूम के अंदर। तो इसका मतलब हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लीनियर रीजन में, एरियल रीजन या सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर या सरफेस पर, या फिर वॉल्यूम रीजन के अंदर। तो किसी वॉल्यूम में कंटेंट हो सकता है, किसी सरफेस में कंटेंट हो सकता है, और किसी लेंथ में कंटेंट हो सकता है। कौन? चार्ज। और इस बेस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स के पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज, ये मतलब एक चीज ना हो गई तो 3 चीज। इन तीनों चीजों से क्या चीज पढ़ेंगे कि भाई फर्क क्या पड़ गया? तो फर्क ये पड़ गया कि हम इसके अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसको बोल रहे हैं चार्ज डेंसिटी। एक वर्ड आने वाला है हमारे पास, क्या? चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, एक्चुअली चार्ज डेंसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट इज ऑफ डेंसिटी। तो जब हम डेंसिटी बोलते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला जो आप बोलते हैं? मास चार्ज अपॉन जो भी होगा वो, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं सिर्फ डेंसिटी पूछ रहा हूँ। तो जब सिर्फ डेंसिटी लिखा होता है तो एक्चुअल में ये बाय डिफॉल्ट डेंसिटी का मीनिंग हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं मास डेंसिटी। अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है? मास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कोई सी भी चीज कितने कितने पार्टिकल से मिलकर के बनी है, एंड हाउ टाइटली एंड हाउ क्लोजली इट इज पैक्ड। सो द कोई भी क्वांटिटी जितनी टाइटली पैक्ड होगी, जितनी क्लोजली पैक्ड होगी, हम बोलेंगे उसकी मास डेंसिटी, या बोले तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट हम मास वर्ड यूज ही नहीं करते, तो डेंसिटी, डेंसिटी इज मोर where the intermolecular distances is very negligible or very less. That's why the solid are generally having more density as compared to liquids, and liquids are having more density as compared to gases, since gases molecules are very very far away. वो टाइटली पैक्ड नहीं है, उनके कंपैरिजन में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, वो थोड़े टाइटली पैक्ड है, ज्यादा टाइटली पैक्ड है। That's why the liquid की densities are more as compared to the gases density. Similarly, liquid से भी ज्यादा closely packed कौन है? Solids. So in general, most of the solids are having more density क्योंकि उनके intermolecular distance बहुत कम हो जाती है liquids के comparison में. So इस वजह से उनकी mass density. तो mass density 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक इसके मास पर, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा, और दूसरा उसके वॉल्यूम पर, जो चीज कम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाए यानी कि कम वॉल्यूम तो डेंसिटी भी ज्यादा। तो 2 चीजों पर डिपेंड करेगी, कितने कम वॉल्यूम में कितनी ज्यादा चीज आ सकती है। यही रीजन होता है कि कॉटन की डेंसिटी हनी से कम होती है, ऑल्दो कॉटन इज सॉलिड, लेकिन एंड हनी इज लिक्विड। इसलिए मैंने हमेशा एक टर्म यूज करी, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। बार बार मैंने 2-3 बार बोला होगा, आपने ध्यान दिया होगा, मोस्ट ऑफ द सॉलिड मैंने इनका हमेशा या हर एक की।
तो कॉटन की क्या होती है, कॉटन ज्यादा वॉल्यूम में कम मास कंटेंट करता है, उसी कंपैरिजन में उतने ही वॉल्यूम में या कम वॉल्यूम में हनी का अमाउंट ज्यादा आ जाएगा। तो यानी कि कम वॉल्यूम में जो ज्यादा मास कंटेंट कर ले उसकी मास डेंसिटी ज्यादा है। ये तो हुआ मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, बोले तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, तो जैसे मैंने वर्ड बोला मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी में आपने बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला लगाया मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट समझिएगा साहब, जो आपके थ्रू आउट लाइफ में काम आने वाला है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं एनर्जी डेंसिटी, तो बाय डिफॉल्ट, यानी कि बाय डिफॉल्ट का मतलब डेंसिटी के आगे एनर्जी लगा रखा है, तो इसका फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आप लिखोगे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा प्रेशर डेंसिटी, तो प्रेशर डेंसिटी का मतलब हो गया क्या, एक तरह से मतलब कोई सी भी क्वांटिटी की आगे आप अगर डेंसिटी लगा रहे हो तो प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, ये हुआ बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्म जो मैंने यूज करी मास डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं टर्म यूज कर लूं चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसलिए हम एक टर्म यूज करने वाले हैं चार्ज डेंसिटी। अच्छा, फिर से तीसरी चीज का ध्यान, ये जब भी फॉर्मूले हैं, ये मैं बार बार बाय डिफॉल्ट जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो इनके लिए भी बाय डिफॉल्ट इसलिए यूज कर रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट किससे डिवाइड कर रहे हो, वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं इनके आगे लीनियर लिख दूं तो यहाँ वॉल्यूम की जगह लेंथ आएगा, सरफेस लिख दूंगा तो एरिया आएगा, वॉल्यूम लिखूंगा तो बेसिकली ये एक्चुअल वर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जब तक कुछ लगा हुआ नहीं हो, वॉल्यूम नहीं लगा और कुछ भी नहीं लगा, तो बाय डिफॉल्ट आपको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से, क्योंकि मैक्सिमम चीजें किसके रेस्पेक्ट में स्टडी की जाएंगी, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से अब आपको समझ में आया होगा कि हाउ मेनी चार्ज डेंसिटीज वुड बी देयर। So there would be 3 types of charge densities based on 3 types of charge distribution. तो हम बोल रहे हैं यहां पर 3 types of charge distribution and their respective charge densities. तो आई गेस अब ये टॉपिक अपने आप में प्रीटी मच क्लियर है, आपको समझ में ही आ गया कॉन्सेप्ट। सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया की जगह हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नाम लिखने से कहानी पूरी क्लियर हो गई साहब, कि अगर कोई चार्ज किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, अब इसको भी समझने से ज्यादा बेटर कैसे समझ में आता है, देखो ये लाइन ली, पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन a straight wire having length L। तो ये L लेंथ का वायर हो गया जिस पर मैंने Q कूलम, टोटल Q कूलम हो सकता है 10 कूलम हो सकता है 100 कूलम हो, 100 कूलम ऑफ चार्ज या जो भी चार्ज है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जा रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम ये देखें कि अगर ये L सेंटीमीटर का हो, L सेंटीमीटर बोल दो या L मीटर बोल देते हैं, तो L लेंथ का हो, अभी L यूनिट, अभी L ही लिखता हूँ, आगे समझाता हूँ, पहले इनको भी समझाते हैं फिर उसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा भी रैंडम फिगर ले सकते हो, 2D फिगर होना चाहिए, फ्लैट फिगर होना चाहिए। तो जब किसी फ्लैट फिगर में यानी कि 2D फिगर के अंदर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई गेस सिस्टम क्लियर
हो गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा थोड़ा बड़ा बन गया, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, कंटिन्यूएशन में भी किया है और यूनिफॉर्म भी किया है, तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से होगा, जैसे कुछ हिस्सा छोड़ दूं फिर उसके अंदर फैला दूं, तो कहलाएगा तो ये भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही, बट इट वुड बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर मैं कोई लेंथ ले लूं ये वाली, इसमें यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, यहाँ फिर ये यहाँ ऐसे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? लीनियर के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला अगर इक्वल तरीके से फैला हुआ है तो क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ हिस्सा छोड़ दो, कहीं कम ज्यादा कर दो, तो आप कह दोगे उसको नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैला हो, जैसे कोई स्फीयर मान लो, कोई कोन मान लो, ठीक है, उस कोन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इस तरह से ये वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया, ये क्या कहलाएगा? अगर मैंने यूनिफॉर्म तरीके से कर रखा है तो इसको बोल दूंगा यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर बस ये ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कहला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको स्फीयर बोल रखा है भाई, 2D फिगर नहीं 3D फिगर है, ध्यान रखना है, बॉल फुटबॉल जैसे। ठीक, अब इनके रेस्पेक्ट में चलती हैं सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो वर्ड यूज होता है, एक वर्ड यूज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर लीनियर के लिए होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर, इनके जो सिंबल होते हैं वो सिंबल क्या क्या होते हैं तो वो हाथों में समझ लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल है रो। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि चार्ज डेंसिटी अगर कुछ नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ तो इसने स्पेशली लिख रखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसका मतलब रो को मैं क्या डिफाइन करूंगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, अब चार्ज डेंसिटी के आगे स्पेशल वर्ड लग गया सरफेस, सरफेस बोले तो एरिया, तो इसको डिवाइड करेंगे एरिया से, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। और ठीक इसी तरह से लैम्डा, लैम्डा बोला जा रहा है लीनियर, तो चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन जो उसके आगे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ रहेगा? लीनियर बोले तो लेंथ, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसको बोलते हैं। अब यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया इसकी डेफिनेशंस वगैरह? तो वही ये चीज समझ में आ गई। अब इसको ऐसे फॉर्मूला क्यों बना तो समझ लो आप, जैसे मैंने बोला होता है कि ये लेंथ है, अगर इस लेंथ को मान लू मैं, मान लिया, मान क्या लिया, मान लेते ना 10 सेंटीमीटर है, और इस पर अगर मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बोल दिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म मैनर में लीनियर लेंथ पर, लेंथ बोल दी हमने 10 सेंटीमीटर पे, तो अगर मैं चार्ज बोल दूं कि साहब ये टोटल चार्ज जो है ये है हमारा भाई साहब 300 कूलम, 300 कूलम चार्ज, तो मेरे को बताओ जल्दी से कि 1 सेंटी, अगर 300 कूलम 10 सेंटीमीटर में है तो हर एक 1 सेंटीमीटर पर कितना कितना कूलम चार्ज आना चाहिए? 30 होगा ना सर? बस फिर, so since 10 सेंटीमीटर पे 300 कूलम, यूनिटरी मेथड, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर पे कितना कूलम? 300 कूलम अपॉन 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, आपने ये क्या निकाला है? 1 सेंटीमीटर पर चार्ज, चार्ज ऑन 1 सेंटीमीटर बोलू तो यूनिट लेंथ, तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ को आप क्या कर रहे हो? टोटल चार्ज, 300 क्या है? टोटल चार्ज अपॉन 10 सेंटीमीटर क्या है? टोटल लेंथ। इसी को हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही हमने डिफाइन किया है लैम्डा। तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है
चार्ज पर यूनिट